महानायक। लीजिए प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक पर आधारित रेडियो नाट्य धारावाहिक। नाट्य रूपांतरकार हैं मनोज भटनागर, संगीतकार हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान, निर्माता और निर्देशक हैं वीरेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए धारावाहिक महानायक की 5वीं कड़ी। पत्राचार द्वारा मनाने की प्रक्रिया जारी रही। पिता जानकीनाथ बोस और बड़े भाई शरद का विरोध जायज था। परिवार का कोई भी सदस्य त्याग पत्र देने के पक्ष में नहीं था। तत्काल त्याग पत्र देने से परिवीक्षण यानी प्रोबेशन काल के लिए मिला अनुदान का धन लौटाना पड़ता। कहां से आता ये धन? महीनों तक सुभाष बाबू का भविष्य अनिश्चितता के झूले में झूलता रहा। फिर एक दिन चिट्ठी आई मां की, जिसने सुभाष बाबू को नवजीवन दे डाला। लिखा था, बेटा, तेरे कल्याण की ही चिंता में मैंने कई रातों से आंखों की बाती जला रखी है। मेरा जो भी स्वप्न था वो था एक सामान्य मां का स्वप्न। तू आज जिसकी सेवा करने चला है वो मां मुझसे कहीं अधिक महान है। यहां अन्य लोगों को कैसा लगेगा तू इसकी चिंता मत कर। तू अपने ही मार्ग पर चलता रहे। आज गांधी जी जिस ध्येय के लिए खड़े हैं तो उसी के लिए उनकी परछाई होने जा रहा है। मुझे इसका दुख नहीं बल्कि अभिमान ही होता है। मेरा सोना कसौटी पर चढ़ रहा है। राजा, तुझे मेरा शुभ आशीर्वाद। लीजिए बाबूजी, यही है बंबई का प्रसिद्ध मणि भवन। ये पास ही जो विद्यालय भवन है ना, यही ठहरे हैं गांधी बाबा। धन्यवाद। लो भाई अपने पैसे। क्षमा कीजिएगा। जी कहिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। गांधी जी से। जी हाँ, हमें आपके आने की सूचना रविंद्रनाथ टैगोर बाबू से मिल गई थी। आइए, बापू ऊपर की मंजिल पर अपने शिष्यों के साथ सूत काट रहे हैं। आइए इस ओर। जी हाँ, ये सीढ़ियाँ जरा संभल कर चढ़िएगा। पुरानी होते हुए भी हैं तो काफी मजबूत, किंतु आपके ये विलायती जूते इन पर फिसल सकते हैं। आइए आराम से। हाँ बापू। आओ महादेव, आओ। बापू, श्री सुभाष चंद्र बोस। ओह अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। लेकिन कोट पैंट में जमीन पर बैठ पाना। गांधी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विलायत से अभी हाल ही में लौटा हूं ना, इसलिए परिधान जरा। कोई बात नहीं। महादेव जी, कुर्सी का प्रबंध करो। जी बापू। तो आप वो बंगाली युवक हैं जिन्होंने आईसीएस जैसी सर्वोच्च सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और देश सेवा के लिए मातृभूमि वापस लौट आए हैं। आईसीएस की कड़ी परीक्षा, उसमें विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होना और फिर त्यागपत्र। तुम प्रशंसा योग्य हो। परंतु उस बेड़ी से तो मैं स्वयं को कब का मुक्त कर चुका हूं। अब तो। वाह, सुभाष को निमौली का रस देना। जी। बाहर सीमांत प्रांत से एक शिष्टमंडल आया है, उससे मिलना है। सुभाष जी, तुम्हारे मन में लगता है बहुत से प्रश्न हैं। मुझे भी तुमको अभी जानना समझना है। तुमने कलकत्ता के लिए आज का टिकट तो नहीं लिया है ना? अब 2 दिन टिको यहाँ, फिर विस्तार से बातें होंगी। अरे वाह, तुमने सुभाष को निमौली का रस नहीं दिया? अभी देती हूँ। हाँ। महादेव बाबू। जी कहिए। यहाँ आसपास कोई खाने पीने की दुकान है? क्यों, क्या हुआ?
लगता है भोजन नहीं किया आपने। नहीं, नींद लग गई इसलिए। हाँ, यहाँ आश्रम में कठोर अनुशासन है, समय पर ही भोजन मिलता है। पास ही में ईरानी की दुकान है, आप वहाँ चले जाइए। जी धन्यवाद। अरे सुभाष, कहाँ जा रहे हो? जी मैं वो अब आगे से ईरानी होटल नहीं जाना होगा। ईरानी होटल? आप जानती हैं बा? हाँ जानती हूँ, तुम्हारे पेट का हाल अच्छी तरह जानती हूँ। कल निमोली का रस तुमने कैसे गले से उतारा जानती हूँ। खट्टा मट्ठा कैसे पी गए ये भी जानती हूँ। पर क्या करूँ, हमारे यहाँ तो सैन्य अनुशासन चलता है। यहाँ एक ही है, तुम्हारी उस प्रीवी काउंसिल से भी बहुत बड़ा। बा खैर, ये चाय तुम्हारे लिए रखी है, लो पी लो। जी बा। सुभाष, मेरा कार्यक्रम तो उतना ही है जितना जनता को हजम हो, जितना उनसे बन पड़े। इसी उद्देश्य से मैंने कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क कुल 4 आना निश्चित किया है। सामान्य मजदूर, किसान, गरीब, दीन दलित सभी को कांग्रेस के झंडे नीचे ले आना है। लेकिन बापू, सिर्फ लगानबंदी, बहिष्कार और असहयोग से ब्रिटिश सरकार को कैसे झुकाया जा सकेगा? स्वराज्य कैसे मिलेगा? विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी के उपयोग का आग्रह तो मैं हमेशा से करता रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारा रचनात्मक कार्यक्रम भी सफल होगा। सरकारी प्रतिबंधों की अवज्ञा करना और कारावास की राह लेना हमारा अगला कार्यक्रम होगा। इससे भी क्या होने वाला है बापू? इससे लंकाशायर के व्यापारियों और उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव कैसे बनेगा? विदेशी माल के बहिष्कार के बाद वो हमारे साथ सहयोग क्यों कर? दबाव की क्या जरूरत है? दबाव पड़े बिना अंग्रेज काबू में कैसे आएंगे बापू? देखो, किसी पर कैसा भी दबाव डालना मेरे कार्यक्रम में शामिल नहीं है। फिर आपकी घोषणा के अनुसार 1 वर्ष में स्वराज्य कैसे हासिल होगा? बा, सुभाष को चाय दी क्या? जी दी है। एक बार दी हो तो एक बार और दो। एक तो विलायत पलट, दूसरे युवा बंगाली रक्त। मीठा तो इनकी जातीय पसंद है। पहले भी दी थी मैंने चाय। हाँ, तुम्हारे माथे पर कल शाम से ही अपराध की एक धुंधली सी रेखा झलक रही थी, तभी मुझे शंका हो गई थी। गांधी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 1 वर्ष में बंगाल जा रहे हो, वहां चितरंजन दास से मिलना। पर्वत जैसा महान पुरुष तो तुम्हारे कलकत्ता में ही है। फिर तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता ही क्या है? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। अब जाओ, ट्रेन के लिए देर हो रही है। जी जी बापू, प्रणाम। प्रसन्न रहो। प्रणाम बा। जीते रहो। बा, मुझे ये नौजवान एक प्रखर तेजोपुंज प्रतीत हुआ। ये स्वभाव से मुंहफट है, परंतु आजादी के लिए इसमें इतना अधैर्य क्यों है? कौन है? कौन? सुभाष, तुम कब आए लंदन से? बस अभी स्टेशन से सामान घर भेजा और चला आया सीधा दास बाबू से मिलने। ये है मां बासंती देवी, देशबंधु जी की पत्नी, मतलब दास बाबू की पत्नी। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। खूब सुंदर पत्र लिखते हो तुम। इन्होंने कई बार पढ़कर सुनाया है। ये प्रायः तुम्हारा स्मरण करते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। वो भी आते ही होंगे। हेमंत,
ये चित्तरंजन बाबू को लोग देश बंधु कब से कहने लगे हैं? भाई कुछ महीने पहले नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वही गांधी जी के सामने दास बाबू ने अपनी 50,000 मासिक आय की वकालत को तिलांजलि देने का संकल्प लिया। उसी सभा में दास बाबू ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान करने की भी घोषणा की। तभी एक कार्यकर्ता ने जोरदार नारा लगाया, वाह रे वाह देशबंधु। बस उसी समय से दास बाबू सबके देशबंधु हो गए। अभी कहाँ है? विगत 3 महीनों से देशबंधु जी की जान को चैन नहीं है। कांग्रेस ने जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए समिति नियुक्त की है। बस उसी के काम से घूमते फिरते रहते हैं। अरे ये किससे मेरी शिकायत कर रहे हो हेमंत? अरे देखिए तो, आपका शिष्य आया है इंग्लैंड से। कौन? सुभाष? हाँ। चरणों का स्पर्श करने की आज्ञा दे देशबंधु। अरे जीते रहो। युवावस्था में जो थोड़ा बहुत अनुभव मिल सका है, उसे लेकर मैं आपके चरणों में आया हूं। अरे कैसी बात करता है रे सुभाष। देखा देखा तुमने बसंती, ये भी भावना प्रधान दिखता है मेरी तरह। अच्छा, भावनाओं का आदान प्रदान बाद में होता रहेगा, पहले भोजन कर लीजिए। हाँ। सुभाष भी सीधा हावड़ा स्टेशन से यहीं आया है। भूख लग रही होगी बेचारे को। कई दिनों से वहाँ बंबई में माँ गांधी जी के आश्रम में। हाँ भाई, आश्रम में तो निमोली का रस, मट्ठा, घिया है ना? लो भाई, भोजन तो हुआ संपन्न। अब ये बताओ सुभाष कि तुम्हें हमारी कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों लगती है? जी, मैं समझा नहीं। भाई तुम अपने पत्रों में लिखते थे ना, बंजारों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और गरीबों की सहायता के क्षेत्र में कांग्रेस की कोई पक्की भूमिका नहीं है। कारखानों और मजदूरों से संबद्ध कानून के बारे में कोई निर्धारित नीति नहीं है। स्वराज्य का मूलभूत मंत्र ग्रहण करके कांग्रेस को यथाशीघ्र संविधान तैयार करना चाहिए, वगैरह वगैरह। देशबंधु, मेरा मतलब ये नहीं था। सुभाष, अभी तो तुमने कांग्रेस की सीढ़ी पर पांव भी नहीं रखा और उसके शिखर की ऊंचाई मापने चल दिए। लेकिन मुझे तुम पर गर्व है सुभाष। 24 वर्ष की आयु में ही तुमने कितना आगे तक का विचार कर लिया है। समय आने पर तो सत्य के लिए विद्रोह की भी तैयारी रखनी चाहिए। देखो, केवल इस वजह से कि तुम्हारे सामने कोई आदरणीय व्यक्ति खड़ा है, सत्य कहने से संकोच नहीं करना चाहिए। दास बाबू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? विश्व के किसी भी आंदोलन पर नजर डालोगे सुभाष, तो देखोगे कि शुरू में प्रगतिशील रहे नेता ही अंत में कट्टर प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं। ऐसा क्यों? कारण काल उनकी पकड़ से फिसल जाता है। लेकिन काल भारतीय नेताओं से नहीं, अंग्रेजी हुक्मरानों के हाथों से फिसलता जा रहा था। प्रथम महायुद्ध में हिंदुस्तान ने इंग्लैंड की जो मदद की थी, उसका आभार प्रकट करने इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आए हुए थे। बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया नाम का भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया था। 17 नवंबर 1921 को वहीं उनका स्वागत होना था। गांधी जी ने उस दिन पूरे देश में हड़ताल करने का आह्वान किया। मुंबई में स्वागतकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और सेन गुप्ता के नेतृत्व में पूरा कलकत्ता बंद रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स 24 दिसंबर को कलकत्ता की यात्रा पर आने वाले थे। दास बाबू अस्वस्थ थे, इसलिए प्रदर्शन के लिए उनके पुत्र भोंगल को भेजा गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देशबंधु के समर्थक उनके घर आ जुटे। प्रिंस ऑफ वेल्स से हमारा कोई विवाद नहीं है किरण शंकर, परंतु उनकी यात्रा पूरी तरह राजनैतिक है। वो कांग्रेस का गुरूर तोड़ने और अत्याचारी प्रशासन के हाथ मजबूत करने के ही मकसद से यहां आए हैं। लेकिन गांधी जी ने अभी ही बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया?
वो और क्या करते। जिनके हाथ जलियांवाला बाग के रक्त से रंगे हुए हैं, उनके साथ हाथ मिलाना तो आत्मवंचना ही होगा ना। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है देशबंधु। आप अकेले नहीं सुभाष, मैं अकेला नहीं। इस संघर्ष में मेरा पुत्र ही नहीं, मेरी पत्नी बासंती देवी भी सहभागी होंगी। और अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करेंगी। क्या कह रहे हैं दास बाबू? एक स्त्री आंदोलन में, और वो भी आपके परिवार की स्त्री? ऐसा दृश्य बंगाल की सड़कों पर कभी नहीं देखा है किसी ने। तुम ठीक कह रहे हो गोपीनाथ, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। क्षमा करें दास बाबू, मैं भी आपसे सहमत नहीं हूं। मां, आप क्या कहती हैं? सुभाष, एक बार मैं अपने पति के निर्णय को अस्वीकार कर भी दूं, परंतु अपने नेता का आदेश मैं भला कैसे नकार सकती हूं? देशबंधु, जब तक इस शहर का एक भी पुरुष जीवित है, तब तक हमारी मां बहनी सड़कों पर आ ही नहीं सकती। नहीं भाई नहीं, मेरे निर्णय में बाल बराबर अंतर नहीं आने वाला। किरण, सुभाष, जतिन, गोपीनाथ जी, मैं तुम सबसे कहता हूं, मेरी धर्म पत्नी ही नहीं, मुझे लगता है मेरी दोनों बेटियों को भी राष्ट्र के लिए कुछ बलिदान करना चाहिए। भाई, बड़ी बेटी विवाहिता है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार नहीं। सुने तो, मेरी छोटी बेटी प्राजक्ता क्या करने जा रही है? आज तक आप मेरे लिए सुख ही सुख जुटाते रहे। आपके संन्यास में भी मैं आपके साथ रहूंगी। ब्रिटिश प्रशासन के मुख्यालय के समक्ष राइटर्स बिल्डिंग के आगे हड़ताल की घोषणा मैं स्वयं करूंगी। अरे वाह वाह, तू तो पूरी सयानी हो गई है री। देशबंधु, आप भी होशो हवास गवा बैठे हैं। क्या आप कैसे भूल जाते हैं कि प्राजक्ता का ब्याह तय हो गया है? जल्दी उसे दूसरे घर जाना है। ऐसे में उसे बंदी गृह के अंधेरी कोठरी में क्यों जाना चाहिए? देशबंधु, देश प्रेम ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी है। ये देश प्रेमी सुभाष के उद्गार हो ही नहीं सकते। अरे, सन 57 में तलवार के जौहर दिखाने वाली झांसी की रानी को क्यों भूल जाते हो तुम लोग? अरे, महिलाएं कल राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागी होंगी तो अपने आंदोलन की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। आप ठीक कहते हैं देशबंधु, महिलाएं आंदोलन में अवश्य सहभागी होंगी, पर आपके घर की नहीं, बल्कि हम सबके घरों की। अरे पागल हुए हो गोपीनाथ, बलिदान का पहला अवसर मैं दूसरे किसी को नहीं दे सकता। जनता के आंदोलन में उतरने से पहले मेरे परिवार के लोग कसौटी पर पहले चढ़ेंगे। देखो देखो, अब मैं साम्राज्य की जड़ पर कैसा प्रहार करता हूं। प्रहार तो हुआ, परंतु दमनकारी शासन पर नहीं, लोगों के विवेक पर। जब अगले दिन दास बाबू की पत्नी बासंती देवी और बहन उर्मिला देवी ने प्रदर्शन में भाग लिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। पुलिस उन दोनों को वैन में बैठाकर चली। चारों ओर तहलका मच गया। दास बाबू की पत्नी और बहन गिरफ्तार हो गईं। थाने पर उतरते ही वहां हवलदारों ने उन्हें सैल्यूट किया, मानो किसी वरिष्ठ अधिकारी को सलाम ठोक रहे हों। जमा हुई भीड़ गरजने लगी, बासंती भाभी को छोड़ दो। सिपाही आपस में बात करने लगे, हम भी स्वराज्य के आंदोलन में शामिल होंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। उस रात राजभवन में कलकत्ता के प्रतिष्ठित नागरिकों को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। सब ने भोज का बहिष्कार कर डाला और फिर देर रात सुभाष, देखना तो कौन है? जी, मां और उर्मिला देवी हैं। क्या इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? उन्होंने हमें मुक्त कर दिया। लेकिन छोड़ा क्यों? तुम लोग वहीं खड़े रहते। तुम लोग आई ही क्यों? मैं तो आज ही सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम करने वाला था। वाह, ये भी खूब कही, पर हम जाएं कहां? वो कारागार में रखते नहीं, आप घर में आने नहीं देते।
दास बाबू, पुलिस कमिश्नर टैगार्ट आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों जेलर साहब, मेरी रिहाई के लिए कोई शर्तें लाए हैं? ये तो मैं जानता नहीं। ठीक है, साथ में मेरे साथी कैदी सुभाष और किरण शंकर भी चलेंगे। लेकिन देखिए, टैगार्ट की कोई शर्त हो या ना हो, मेरी यही शर्त है। ठीक है, आइए। ये टैगार्ट कौन है? टैगार्ट कलकत्ता का कुख्यात पुलिस कमिश्नर है सुभाष। 6.5 फुट ऊंचा, बड़ी बड़ी मूछें, नीली क्रूर आंखें। टैगार्ट का नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। उसकी यातना से बचने के लिए आरोपी ना किया गया अपराध भी कबूल कर लेते हैं। टैगार्ट साहब, मिस्टर C.R. दास। मिस्टर दास, आपको अभी का अभी हमारे साथ राजभवन चलना है। किस लिए? प्रिंस ऑफ वेल्स और उनका कजन डिकी माउंटबेटन को आपसे कुछ बात करना है। बातचीत का अब क्या फायदा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा कोई सहकारी चला जाए तो चलेगा? प्रिंस चाहता है कि आप ही आए तो, बट हम समझा देगा। कौन आएगा? ये सुभाष और किरण शंकर। ओके, चलिए। एक मिनट। सुभाष, इंग्लैंड में तुमने कभी माउंटबेटन का नाम सुना था? जी, डिकी माउंटबेटन प्रिंस ऑफ वेल्स का चचेरा भाई है। हमारे कैम्ब्रिज जाने से पहले वो वही था, सैनिक प्रशिक्षण के लिए। लेकिन उसकी चर्चा क्यों? आजकल वो एडीसी बनकर राजकुमार के साथ आया हुआ है। वो आगे का झंझट टालने के मकसद से कांग्रेस के साथ जल्द से जल्द बात करने का इच्छुक है। देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों ही जाओ। देखें क्या प्रस्ताव रखता है। जी जी। गुड गुड, जानकर खुशी हुआ कि हमारा कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद मिस्टर बोस तुम भी उधर स्टूडेंट था। माफ करना, प्रिंस को जरा खांसी जुकाम हो गया है, वो नीचे नहीं आ सकता। राजा अभी उलझा हुआ है, इसलिए प्रजा के पास एंजॉय करने का पूरा मौका है। माफ कीजिएगा मिस्टर माउंटबेटन सर, हिंदुस्तान में सिर्फ प्रजाजन है, हमारा कोई राजा नहीं है। सर, ये बहुत ही ब्रिलियंट एंड काबिल आदमी है। आईसीएस में 4था नंबर पे आया था, पर उसने इस गैजेटेड पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। रिजाइन कर दिया? बट व्हाई? क्यों? फॉर माई अनफॉर्चुनेट कंट्री, अपने दुर्भाग्यग्रस्त देश के लिए। Well, आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत है कि इधर हमारा राज है। हमारा इंग्लैंड लोकतांत्रिक है, उधर का अदालत निष्पक्ष है। लेकिन ये सब तो ब्रिटिश जनता के लिए ही है ना? What do you mean? इसका क्या मतलब है? सुएज नहर के इस पार आते ही इंग्लैंड का न्यायप्रिय आदमी अन्यायी बन जाता है। हमारे लिए बनी व्यवस्था पूरी तरह से अन्याय भरी है। कोर्ट में आरोपी हिंदुस्तानी हुआ तो अंग्रेज जज उसे तिरछी नजर से देखता है। कानून का मतलब शिक्षा के प्रावधान। लेकिन हमारे यहां कानूनी धाराएं तो सब फाइलों में बंद पड़ी रह जाती हैं। हमारे देश को चाहिए इंग्लैंड जैसी संसद, पूरी तरह आजाद। ऐसा क्यों बोलता है मिस्टर बोस? वॉइस रॉय का परिषद में हम हिंदुस्तानी प्रतिनिधि को भी रखता है। उनमें से गिने चुने लोग चाहे भले हों, बाकी तो सब वॉइस रॉय के पिट्ठू ही होते हैं। गरीब रियासतों के नवाब और राजे महाराजे क्या हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? वो तुम्हारा गांधी, उसका हड़ताल, उपवास, सड़कों पर प्रदर्शन, ऐसा ढंग से आजादी मिल सकता है क्या? कुछ वक्त तक इन्हीं तरीकों को आजमा कर देखते हैं, बाद में सही वक्त पर जब नाक दबा दी जाएगी तो आप लोगों के मुंह अपने आप खुल जाएंगे। Is it a threat? ये धमकी है क्या? जी नहीं, ये हमारे हृदय की वेदना का विस्फोट है। But why? किस लिए? किस लिए? अपने पांव तले जो दूसरों को रौंदते हैं, उनके पांव में उत्पीड़न का नशा समा जाता है। अब नशे में डूबे ऐसे पांव उन लोगों की तड़प और छटपटाहट कैसे महसूस कर सकते हैं जिनका उन पांव के नीचे दम घुट रहा हो। हमारे लिए ये दम घोटने वाला माहौल अब बर्दाश्त से बाहर हो चला है। मौका मिलते ही हम उन अत्याचारी पांव को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मिस्टर बोस, क्रांतिकारियों का जजेस और पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? Do you think it is cultured act? क्या यह सभ्य तरीका है? उससे आपका कोई खास तो बिगड़ता नहीं। बिगड़ता नहीं? ये कैसी बात करता तुम? समय समय पर ऐसे 2-4 तमाचे तो लगते रहने चाहिए। What? ऐसा किए बिना चोरों को ये ज्ञान कैसे होगा
कि वो अन्यायपूर्वक दूसरों के घर घुस आए हैं। मिस्टर बोस! सुंदरियां नृत्य मंच पर उतर आई हैं और राजा अभी उलझा हुआ है। इंग्लैंड की प्रजा के लिए आनंद उठाने का वक्त है। हम चलते हैं। नमस्कार। आओ किरण। मिस्टर टेगार्ड, यस सर। बोस नाम का इस यंग मैन पर नजर रखो। एक खतरनाक क्रांतिकारी बनने का जितना भी बुरा लक्षण जरूरी होता है, वो उसमें पूरी तरह भरा हुआ है। सर, उसका शरीर का हर हिस्सा से अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और विद्रोह का ज्वालामुखी फूट रहा है। आप परेशान न हो सर, हम पूरी तरह सावधान हैं। आईसीएस से इस्तीफा देकर उसके हावड़ा पर उतरते ही हमने अपना जासूस उसके पीछे लगा दिया है। हमें उसकी हर गतिविधि की जानकारी है। हमारे पास उसका पत्राचार का भी पूरा रिकॉर्ड है। वो कितना ही उड़ान भरे, उसका पंख मरोड़ने के वास्ते हमारा पिंजरा हमेशा तैयार रहता है। आओ, पागल मत बनाओ। वो ऐसा धुन का पक्का पंछी है जो एक दिन ये पिंजरा भी ले उड़ेगा। सो होशियार। यस सर। हम ब्रिटिश लोग भले ही अपना जान गंवा दे, पर अपना साम्राज्य पर कोई भी खतरा हमसे नहीं सकता। उस पर नजर रखो, उसका पीछा करवाओ सर। वक्त वक्त पर उसे परेशान करो और मौका मिलते ही उसका गद्दारी का पंख जड़ से उखाड़ फेंको। याद रखो, वो साम्राज्य का बहुत खतरनाक दुश्मन है। सर। साम्राज्य का ये खतरनाक दुश्मन वहां से लौटते ही फिर से जेल की सलाखों के पीछे चला गया और इंतजार करने लगा उस वक्त का जब उसका विद्रोह पंख लगाकर उड़ने को तैयार होगा। लेकिन तब तक तो अनेक घटनाएं घटित होनी बाकी थीं। महानायक। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विश्वास पाटिल के सुप्रसिद्ध उपन्यास महानायक के रेडियो नाट्य रूपांतर की 5वीं कड़ी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे रतनदीप दास, योगेंद्र टिक्कू, सुचित्रा गुप्ता, सांगी रालते, गौरव मारवा, सुरचंद सिंह, अश्वनी वालिया और प्रवीण शर्मा। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे मनोज भटनागर। ध्वनि अंकन रविंद्र सिंह राजावत। संगीत निर्देशक उस्ताद इकबाल अहमद खान। निर्माता और निर्देशक वीरेंद्र शर्मा। धारावाहिक महानायक की अगली कड़ी के साथ फिर भेंट होगी। नमस्कार।